स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। यदि आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यह वीडियो प्रीवियस ईयर का है। सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का यह क्वेश्चंस लिया गया है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 31 से लेकर इसमें 15 प्रश्न CDP का होगा। यानी गणित का जो शिक्षण शास्त्र जो क्वेश्चन आता है वो इसमें 15 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले भी मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर का काफ़ी प्रैक्टिस करवाया है, काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लें। तो चलिए, आज का प्रश्न है जो स्टार्ट हुआ 31 से, जिसमें आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है, या ये जो दिया हुआ है इसमें आपका कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना, आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, समझें कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाला प्रश्न कह रहा है कि जिसका सलूशन एक से ज़्यादा हो सकता है, वो मुक्त अंत वाला होता है। और क्लोज और बंद अंत वाला प्रश्न जो होता है उसका सलूशन एक ही होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 8 को लिखने का बहुत सारा तरीका है। तो ये आपका हो गया मुक्त अंत वाला प्रश्न। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 4, 2 + 6, 3 + 5, इसी को पलट के भी लिख सकते हैं, 6 + 2, 5 + 3, और भी तरीके से लिख सकते हैं, 1 + 7, 7 + 1, ठीक है, इस तरह से करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मुक्त अंत वाला प्रश्न, यानी 8 को प्राप्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। तो ये आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न हो गया। और किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो तो वो क्या होगा, आपका बंद अंत वाला प्रश्न होगा। तो चलिए आपको बंद अंत वाला भी प्रश्न एक बता देते हैं। जैसे कि हम 4 + 4 बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8। तो क्या इसका तो सिर्फ आप एक ही आंसर ना लिख सकते हैं, इसके अलावा तो आप दूसरा आंसर कुछ नहीं लिख सकते। तो ये बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। और खुले अंत वाले प्रश्न वही हुआ। जैसे आप 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत प्रकार से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसका आंसर आप दे सकते हैं कि मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन है। 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है। 25, 71, 19 जो संख्या दिया हुआ है, संख्याएं आरोही क्रम में लिखना है, कौन सा बड़ा है, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही है, कौन सा बड़ा है इसे समझना है। 1/3 या 7/5, ये देख रहे हैं यहाँ पे 1/3 या 7/5, 7/5 कौन बड़ा है। 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। तो बताइए ये चारों में से मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए, आप आंसर करें 31 का। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला, यानी 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखो। देखिए 2.7 से बड़ा संख्या कह रहा है, तो मान लीजिए जितने भी आप लोग देख रहे हैं तो आप अलग अलग लिखेंगे। 2.8 भी कोई लिखेंगे, कोई 2.9 भी लिखेंगे, कोई 2.10 भी लिखेंगे, कोई कुछ भी लिख सकते हैं फिर, है ना। यानी 2.7 से ज़्यादा लिखना है, 2.7 से कम नहीं लिखना। तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, है ना। 100 भी हो जाएंगे, 3 भी हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप 2.7 से ज़्यादा। तो ये इसका बहुत सारा आंसर आएगा। तो ये आपका हो गया मुक्त अंत वाला प्रश्न। यानी मुक्त अंत वाले प्रश्नों में प्रश्न के उत्तर स्वतंत्रता पूर्वक, यानी अपना इच्छा अनुसार, किंतु प्रश्न की सीमा में रहते हुए दिए जा सकते हैं। जैसे 5 से बड़ी कोई भी 3 संख्याएँ ज्ञात करने के लिए ज़रूरी नहीं कि वह 6, 7 व 8 ही हो। 100, 200, 300 इत्यादि कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे 5 से बड़ी कोई संख्या लिखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 6, 7, 5 से बड़ी कोई 3 संख्या लिखना है। यानी तो ऐसा नहीं है कि 6, 7, 8 ही सिर्फ होगा, 7, 8, 9 भी हो सकता है, 200, 400, 200, 201, 202 हो सकता है, ठीक है, 200, 300, 400 भी हो सकता है, 500, 1000 कुछ भी हो सकता है। तो इसका कोई आप अपने स्वतंत्रता के अनुसार दे सकते हैं। तो ये हो गया 31 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 32 नंबर। और 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। श्यामपट्ट का तल, जियो बोर्ड, 3D सॉलिड्स के नोट्स, क्यूब्स। बताइए 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड की सहायता से बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों एवं उनकी विशेषताओं का ज्ञान कराया जाता है। अतः आकृतियों का परिचय कराने के लिए जियो बोर्ड का उत्तम उपकरण है। जियो बोर्ड जो है वो उत्तम उपकरण है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका 33।
और 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है। बस क्या है, यह सवाल किसके लिए पूछा गया है? यानी HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने, गुणांक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, HCF ज्ञात करने की कौशल की जांच, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। बस इतना ही है। तो 33 का आप आंसर करें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, फिर इसका आंसर करें। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 कि सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। कि यहाँ अलग अलग मापों वाले चारों खंभों को समान माप में काटने के लिए टुकड़े की अधिकतम माप हेतु प्रत्येक माप का सर्वप्रथम क्या निकालेंगे? HCF हाई कॉमन फैक्टर ज्ञात करना होगा, जो कि गणितीय संकल्पना है जिसका प्रयोग करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। अर्थात इस प्रकार की समस्या के समाधान का कौशल बढ़ाने हेतु संकल्पना का प्रयोग करना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। क्या है समस्या? कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन से गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? संश्लेषण, ज्ञान, बोधन, विश्लेषण। बताइए। 34 का आंसर करें। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 विश्लेषण। पूछे गए प्रश्न में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की विश्लेषण दक्षता की ओर संकेत किया गया है। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार रसीद डैश चरण पर है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था। बताइए पियाजे के अनुसार वो बच्चा किस अवस्था में है? पियाजे का किस अवस्था में बच्चा है? 35 का आंसर करें। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार रसीद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण पर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। जहाँ पे मैं डैश बोलता हूँ वो खाली जगह है, वहाँ पे क्या शब्द आएगा वो आपको बताना है। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। दूसरा ऑप्शन है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। बताइए 36 का आंसर करें। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यानी यहाँ गणितीकरण बच्चे की पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। बताइए ये चारों में से कौन होगा? बी और डी, ए और बी, सी और डी, ए और सी। 37 का आंसर करें। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड 2 ए और बी। ए और बी में दिया हुआ आपका कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। क्या रहा?
इसे अच्छे से समझ लीजिए कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता में दिए गए उत्तर विकल्पों में बी अनिवार्य रूप से, जबकि ए और सी में उल्लिखित विशेषता में से कोई एक ली जा सकती है। ए और सी में से कोई एक लिया जा सकता है। विकल्पों के अनुसार ए की विशेषता अपेक्षाकृत डी से उचित है, अतः सही उत्तर आपका 2 वाला हो गया है। ठीक है, ए और बी वाला ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। बताइए 38 का आंसर करें। 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, दो वाला आंसर है ये वाला, यानी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 नंबर। ये नंबरिंग पे नहीं जाइएगा। चलिए 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। 1/3 के समतुल्य मीन्स उसके बराबर में एक भिन्न लिखना है। तो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल डैश की ओर संकेत करता है। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। बताइए 54 का आंसर करें। तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, दूसरा वाला हो जाएगा। ये वाला आपका राइट आंसर हो गया कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखना एक निम्न स्तरीय मांग कार्य है क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशल यानी अंश और हर के समान रूप से भिन्न संख्याओं की गुणा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 डैश 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। क्या हो सकता है कि क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। बताइए 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, बताइए आप। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दशमलव की संख्याओं में त्रुटि का संभावित कारक क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना का होना है। 56 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बताइए 56 का क्या होगा राइट आंसर। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय पर गणितीय पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है क्योंकि इससे शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने तथा अपने विचारों को साझा करने की क्षमता में वृद्धि होगी। 57 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा कि वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता मीन्स रिगॉर। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हील के ज्यामितीय विचार के स्तर पर है। औपचारिक निगमन, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। बताइए 57 का आंसर करें। तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, चाक्षुषीकरण, यानी कक्षा 3 का बालक है ना। तो बच्चे वेन हील के ज्यामितीय विचार के चाक्षुषीकरण स्तर पर है क्योंकि वह भुजाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों,
विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही है। वे हैं कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। और लास्ट ऑप्शन है कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। बताइए 58 का आंसर करें। 58 का आराम से क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर करें। 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तीसरा आंसर हो गया आपका, यानी कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण के कारण बच्चों में संख्याओं, संक्रियाओं, संकेतों आदि में अंतर करने की क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है, यानी शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा कराने, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारता। बताइए 59 का आंसर करें तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। रचनावादी उपागम शिक्षार्थियों की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है। निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित यानी एरे आरेख है। कौन सा है? 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा, ये बताना आपको। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, छोटा छोटा दिख सकता है। चलिए अब इतना में देख के ही काम चलाना पड़ेगा। तो 15 अथवा अन्य किसी संख्याओं को प्रदर्शित करने के उपरोक्त तरीके को डैश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। दूसरा है क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति। तीसरा है गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। चौथा है दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणक, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। बताइए 60 का आंसर करें तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कि दिया गया तरीका दो संख्याओं के गुणों को बढ़ाने की संकल्पना पर आधारित है, जैसे दो संख्याओं का एक संख्या में प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता आती। 61 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, 61 नंबर आपका कैलकुलेशन आ गया, 60 तक ही आपका CDP था ये। तो इस वीडियो में गणित का जो शिक्षण शास्त्र था इसमें बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का और भी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ में बने रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।